अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और इमिग्रेशन टिप्स की एक नई एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत है। इस प्रोग्राम में आपको पता है कि हमारे साथ हमारी इमिग्रेशन एक्सपर्ट यास्मीन तैयबी जी होती हैं और आज भी वो हमारे साथ जो है इस प्रोग्राम में शामिल है। एज़ यूजुअल हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट। ये क्या होता है, किस तरह की इमिग्रेशन है, इसके बारे में जो है वो हम आज यास्मीन तैयबी से पूछेंगे और बहुत सारे जो हमारे पास आज भी सवालात आए हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब जो है वो यास्मीन तैयबी जी से लें। बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करते हैं और क्विकली जो है वो यास्मीन तैयबी को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज इस टॉपिक पर जो है वो हमारे देखने वालों और सुनने वालों को क्या इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन तैयबी जी, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा मुबारक आपको सबको। जो आज का मैंने टॉपिक चुना है वो इसलिए कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा आजकल हो गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट कंसिडरेशन के अंदर जो किसी भी वजह से यहाँ पर आए और वापस अपने मुल्कों में जा ना सके, या एक तो कोविड की वजह से, दूसरे और दीगर हार्डशिप्स की वजह से, और वो अब जा नहीं सकते तो मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि क्या हम रेफ्यूजी क्लेम कर दें। सबसे पहले सवाल ये होता है कि हम जा नहीं सकते, हमारे पास मुश्किल है वापस जाने में, क्या हम रेफ्यूजी क्लेम करते हैं। तो जब मेरे पास कोई इस तरह का सवाल करता है, राइट अवे मैं कहती हूँ आप ऐसा करें, मेरे साथ एक डिटेल कंसल्टेशन बुक करें और फिर मैं आपको तमाम सवालात पूछते हुए फिर आपको सही मशवरा दूंगी कि आपका केस क्या हो सकता है। जो ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट है, ये इमिग्रेशन का जो है एक्ट, अरपा जिसको कहते हैं, इसका सेक्शन 25 है और उसकी रूह से वो लोग जो किसी और वजह से इमिग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो ज्यादातर कनाडा के अंदर, बाहर से बहुत कम अप्रूव होते हैं, ज्यादातर कनाडा के अंदर वो एक एग्जाम्शन यानी इस्तिस्ना मांगते हैं मिनिस्टर से कि हमें आप एग्जाम्शन दो, वो कि हम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम में, किसी या स्पॉन्सरशिप में या कुछ। मिसाल के तौर पर मैं एक खातून की मिसाल देती हूँ, चले मैं उनका नाम रख देती हूँ, मैडम वाई। ओके, एक मैडम वाई है, वो कनाडा आई हैं और अपने बच्चों से मिलने आई हैं, लेकिन उनका बैक होम मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में उनका कोई भी नहीं है, वो बेवा है, उनके उनके बच्चे यहाँ है, ज्यादातर एक आध बच्चा दूसरे ममालिक में है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, लाइक उनका और कोई रिश्तेदार नहीं है, बच्चे हैं उनके जो उनकी देखभाल करने के लिए तैयार हैं। तो जाहिर है आजकल जैसे कि पेरेंटल ग्रैंड पेरेंटल स्पॉन्सरशिप पे थोड़ा सा मतलब क्या कहना चाहिए, ब्लॉक लगा हुआ है, अभी वो खुलने वाला था लेकिन नहीं खुला कोविड की वजह से। तो ऐसे लोग ज्यादातर मैं देख रही हूँ कि मोस्टली जो बुजुर्ग खवातीन हैं, उनके केसेस मेरे पास आजकल ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए मेरे जहन में आमिर ये सवाल आया, तो मैंने कहा कि चलो आज के लिए टॉपिक बहुत अच्छा रहेगा। इससे वो लोग जो सुनने वाले हैं और वो जो मुझे फोन करते हैं उनको भी जवाब मिल जाएगा, और मजीद वो लोग जो इस सिचुएशन में हैं वो इससे मालूमात लेकर चाहे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन को समझते हुए उनको अंदाजा हो जाएगा क्या वाकई वो ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट कंसिडरेशन के एलिजिबल हैं कि नहीं। अच्छा, हमारे देखने वालों को ये बताइए कि जो क्या डिफरेंस है जो रिफ्यूजी केसेस क्योंकि होते हैं और ये जो ह्यूमैनिटेरियन जो केसेस हैं उन दोनों में कोई डिफरेंस क्या है और इनका प्रोसेस का तरीका क्या है। जैसा कि आपने बताया बिल्कुल, कि जो ह्यूमैनिटेरियन है वो जो यहाँ आ जाते हैं यूजुअली वो लोग अप्लाई करते हैं जो विद इन द कनाडा में जो है वो रह रहे हो। तो ज्यादातर थोड़ा सा बताइए ओवरसीज देखने वालों को ज्यादा कि रिफ्यूजी में और इस ह्यूमैनिटेरियन केस में जो ज्यादा है वो क्या डिफरेंस है। ज़रूर। तो देखिए ऐसा है कि जो सेक्शन 25 है वो वाज़ेह तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि जो एक इमिग्रेशन ऑफिसर है, उसको जो कनाडा में जो भी ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट केसेस दाखिल किए जाएँगे, ही मस्ट लुक एट देम। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई अगर ह्यूमैनिटेरियन की दरख्वास्त भेजे और ऑफिसर वापस लौटा दे। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर ओवरसीज ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट है, उसके लिए क्या है, एन ऑफिसर मे, तो मे मतलब उसके पास ऑप्शन है। और मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं मेरे पास जो रिटर्न लोग लेकर आए हैं कि उन्होंने ओवरसीज अपने रिश्तेदारों का किया लेकिन वो मना हो गया क्योंकि ऑफिसर के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो देखे चाहे तो ना देखे, राइट। और वो कहेंगे भाई आप वेट करो अपने जो पेरेंटल स्पॉन्सरशिप का। दूसरा सवाल आपने जो किया कि रेफ्यूजी केस और ह्यूमैनिटेरियन केस में क्या फर्क है।
रेफ्यूजी केस तो आपको ऐसा है कि आप वापस वतन जा ही नहीं सकते, आपकी जान को खतरा है, कोई पीछे लगा हुआ है, स्टेट प्रोटेक्शन नहीं आपके पास, आपका वतन आपको प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है और आपकी जान को खतरा है, इसलिए आप भाग के यहाँ आ गए कनाडा, ठीक है। रेफ्यूजी केस के डिफरेंट एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, ह्यूमैनिटेरियन ऐसा नहीं है। जब मेरे पास लोग आते हैं मैं कहती हूँ कि देखें, कहते हैं हमें तो लोगों ने कहा आप रेफ्यूजी केस कर लो, और मैंने कहा श्योर आप कर लो, लेकिन आपके पास कोई सबूत है, आपके पास सबूत है कि आपके की जान को खतरा है, वापस जाएंगे तो मुश्किल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा है कि आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, सोशल असिस्टेंस मिलने में आसानी होगी, घर भी दे देते हैं। तो कुछ लोग उनको ऐसे सब्ज बाग दिखाते हैं और बहुत ही हाई फीस लेकर कि उनका रेफ्यूजी केस हो जाएगा। तो फिर मैं उनको बताती हूँ देखिए आपका केस आप मुझे बताइए, फिर मैं बहुत तकरीबन 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि यहाँ पर आप बताइए आपके पास कोई सपोर्ट है। बहुत सारे लोगों के पास होती है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है, तो दैट्स फाइन। नहीं होती तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि देखें कि आप कम्युनिटी में इन्वॉल्व है, वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी कैसी होगी, राइट। तो और अगर वो विजिटर स्टेटस पे है और लीगल स्टेटस है, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप अपने आप को यहाँ पर कम्युनिटी में वॉलंटियरिंग करें। और इवन अगर नहीं भी स्टेटस है, बहुत सारे लोगों के पास जो आते हैं उनके पास नहीं होता है, तो आप वॉलंटियर वर्क करें और आप अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें कि अगर आपकी जबान अंग्रेजी नहीं है तो ESL क्लासेस लें और अपने आप को कोशिश करें बताने के लिए कि कनाडा में आप इस्टेब्लिश हो सकती हैं। कनाडा को आपसे क्या फायदा होगा, ठीक है, आपको तो है मसला बैक होम, ठीक है, आप बेवा हैं, मिसाल के तौर पर वो बेवा खातून है, 80 साल प्लस उनकी एज है और कोई भी नहीं उनका देखभाल करने वाला, और उनके जो बच्चे और उनके जो पोता पोती नवासा नवासी उनसे बेतहा अटैच्ड हैं। ऐसे मैंने केसेस अभी रिसेंटली 2-3 किए हैं, इसलिए मेरे जहन में वो आ रहे हैं। तो फिर मैं उनसे उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूछती हूँ, क्या वो दे सकेंगे, क्या वो आपको सपोर्ट कर सकेंगे। बेसिकली ये स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी मैं स्पॉन्सरशिप के जो फॉर्म्स वगैरह और डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लगाती हूँ। और बच्चों के, छोटे बच्चों के, उनके मासूम खत, उनकी मासूम तस्वीरें नानी या दादी किसी के लिए भी, और उनके बच्चों के खतूत और उनका अपना एक बयान जो कि एक हल्फिया बयान होता है, और उनकी जो भी लड़का या लड़की यहाँ पर है, बेटा या बेटी, उनके खतूत, और जो नहीं भी केयर कर सकते बैक होम, क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के बच्चे, लड़कियां जैसे ओवरसीज हैं वो नहीं रख सकती अपने माँ बाप को, क्योंकि कल्चरली हमारे यहाँ जरा इसको टबू समझा जाता है, राइट। तो मैं वो सारे खतूत लगाती हूँ, प्लस उनकी जो अपनी स्टोरी। अगर कोई मेंटल इलनेस से गुजर रहा है या डिप्रेशन का शिकार है, या उनके साथ कभी कोई किसी भी तरह की ज्यादती हुई है या अब्यूज हुआ है या नारावा सुलूक किसी ने बरता है उनसे, तो उसके लिए फिर मैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवा के उनकी रिपोर्ट वगैरह लगाती हूँ। तो ये तमाम असेसमेंट जब होता है जब जो मेरे पोटेंशियल क्लाइंट हैं उनके साथ मेरी डिटेल में बातचीत होती है। आपने सही कहा। अच्छा, अब हम यहाँ अपना जो है सबसे पहले जो है अपना कोई कांटेक्ट नंबर या वेबसाइट जो है, हम जो लोग देख रहे हैं वो तो स्क्रीन पर इसको देख लेंगे, लेकिन जो हमें सुन भी रहे हैं उनको जो है वो अपना नंबर और वेबसाइट जो है वो एक बार बता दीजिए। जरूर, मेरी वेबसाइट है canimmsolutions.ca, CANIMM solutions.ca, और मेरा नंबर है 9055130012, 9055130012। आमिर, इसके अलावा आपको जैसा इल्म है, मैं उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू जो मैं ट्रांसलेटर हूँ, और उर्दू टू इंग्लिश में सर्टिफाइड ट्रांसलेटर हूँ। तो अगर हमारे नाजरीन या सामीन को किसी को भी अपने उर्दू से इंग्लिश जो दस्तावेजात हैं पाकिस्तानी या उर्दू में, कोई भी सुन रहा है जिनकी उर्दू में है, वो हम उसका तर्जुमा सर्टिफाइड प्रोवाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि ये जो प्रोसेस है इस पूरे इस केस का, वो कितना है, क्या इसकी भी कोई फीस है, और है तो वो कितनी है, और प्रोसेस टाइम कितना लगता है अगर एक कोई भी पेरेंट्स या कोई शख्स जो है वो यहाँ कनाडा, जैसा आपने कहा कि यहाँ आ गया है और वो फिर यहाँ से जो है वो उस बेसिस पे अप्लाई करता है कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर, तो वो कितना उसको यहाँ से टाइम लग जाएगा, और उसकी अगर कोई फीस है तो वो कितनी है? ओके, तो ये ऐसा है कि अगर किसी किसी को ये है कि यहाँ से जाना ही नहीं है, या अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि अच्छा, क्योंकि जा नहीं सकते, जब एक दफ़ा आपका केस दाखिल हो जाता है
तो जा नहीं सकते हैं। आपको कनाडा में रहना ज़रूरी है, वरना आपका केस ऑफिसर मतलब वापस कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। तो मेरी क्लाइंट से यही गुज़ारिश होती है, अगर आपका कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कोई चीज़ वाइंड अप करना है आपके बिज़नेस रिलेटेड, या क्योंकि आदमी औरतें सबके लिए होता है ये, तो आपको बिज़नेस वाइंड अप करना है, या अपने कोई डॉक्यूमेंट्स या अपने सेविंग्स वगैरह की कुछ चीज़ आपको यहाँ पे लाइक शो करने के लिए लेकर आनी है, या बैंक स्टेटमेंट वगैरह-वगैरह, तो आपको जाना, आप जाके होकर आ जाएँ और उसके बाद फिर मैं आपका केस करूँगी, ताकि आपको फिर दोबारा जाने की मुश्किल ना हो, क्योंकि जब तक कि आपको कनाडा में रहना होगा, केस जब तक कंप्लीट ना हो जाए। प्री कोविड आमिर मेरे कुछ केसेस 7 महीने में भी हुए हैं, कुछ 12 महीने में हुए हैं, कुछ 18, डिपेंडिंग ऑन द केस, राइट? कि केस कैसा है, ऑफिसर के पास कितना लोड है। तो अब तो आपको पता है कि हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पेपर बेस्ड एप्लीकेशन है, और जो ऑनलाइन है उनमें तो घर से बैठकर भी, या ऑफिसर कहीं पर भी हैं, उनको फिजिकली होना जरूरी नहीं है, रिमोटली भी काम कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट है। लेकिन ये पेपर बेस्ड एप्लीकेशन है, और आजकल काम तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्लो हो रहा है। और अभी इस वक्त, क्योंकि अब वेबसाइट पे भी कोई देखेगा तो ये लिखा हुआ है कि सॉरी, हम कोई आपको वक्त के मुतालिक कुछ या कितना वक्त लगेगा वो बता नहीं सकते। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी माजरत खा हूं कि कोई मेरे पास वक्त नहीं है। एक और सवाल आपने पूछा फीस के हवाले से, तो फीस इसकी है, प्रोसेसिंग फीस है $550, और जब लैंड कर जाते हैं, इनको लैंडिंग हो जाती है, जो कि आजकल सिर्फ ईमेल से हो रही है, जाना भी नहीं पड़ता, वरना पहले एक अपॉइंटमेंट होता था, लैंडिंग अपॉइंटमेंट 53 डंडास यहाँ पर टोरंटो में, और यहाँ पे वो नहीं हो रहा, सिर्फ ईमेल आ रही है कि यू हैव लैंडेड इन कनाडा, वेलकम टू कनाडा, इस तरह से। तो ये तो फीस थी। $500 राइट ऑफ लैंडिंग फी है, और $85 बायोमेट्रिक्स की, कुल मिलाकर 1135 इसकी फीस होती है। तो वो आप एप्लीकेशन के साथ लगाते हैं हम लोग। और एक और बात अच्छी ये है कि डाउन द रोड, और अगर आपका स्टेटस है कनाडा में, तो आप अपनी वर्क परमिट की एप्लीकेशन साथ लगा सकते हैं, लेकिन वो अप्रूव जब भी होगी जब आपकी ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट एप्लीकेशन फर्स्ट स्टेज जो होता है, अप्रूवल इन प्रिंसिपल, वो हो। तो उसमें अगर 7 महीने लगते हैं तो 7 महीने तक आपकी वो एप्लीकेशन उसके साथ ही होगी। अमूमन मैं दोनों लगा के भेजती हूँ, वर्क परमिट की एप्लीकेशन भी, और जिसकी फीस अलहदा है 255, वो अलहदा है, लेकिन वो भी मैं साथ लगा के भेजती हूँ कि हमको जब जो फर्स्ट स्टेज की अप्रूवल आए तो उसके साथ फिर हमारा वर्क परमिट वो इश्यू हो जाए। तो ये एक फायदा है, और इससे स्टेटस भी आपका रहता है। फिर मुझे बार बार उनको एवरी 6 मंथ्स या एवरी 1 ईयर जो उनका टेम्परेरी स्टेटस है उसको रिन्यू नहीं कराना पड़ता, चाहे कितनी भी मुद्दत लग जाए। हो सकता है 1 साल लगे, 1 साल 2 साल लगे, क्योंकि 2007-2008 में 6-7 साल लग रहे थे ह्यूमैनिटेरियन एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में। तो अब उन्होंने, क्योंकि ये वैंकूवर में बैकलॉग रिडक्शन ऑफिस खोला है, तो अब सारी एप्लीकेशंस वहां जाती हैं। उसके बाद फिर जो लोकल ऑफिस है, मेरी जो लोकल ऑफिस की जो फाइल्स है वो ज्यादातर नायग्रा फॉल्स के ऑफिस में आई हैं रिसेंटली। तो ये इस तरह से ये तरीक़ाकार है, जाती है वैंकूवर बैकलॉग रिडक्शन ऑफिस में, और वहां से प्रोसेस होकर फिर वो लोकल ऑफिस में भेजते हैं। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट एप्लीकेशंस का। अपना नंबर एक बार फिर जो है वो हमारे सुनने वालों के लिए जो है बता दीजिए, और वेबसाइट। जरूर 905-513-0012 905-513-0012। आमिर, एक और छोटी सी बात ये कहना चाहूंगी कि इसमें ये क्योंकि एप्लीकेशन ऐसी है कि इसमें सिर्फ एक फॉर्म है। अगर आप देखेंगे ना, ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट, एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है और एक फॉर्म है, लेकिन उसके साथ आप जितना ज्यादा इसमें, जैसे कि पॉट को मीठा करने के लिए जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो ये ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट में जितनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगी उतना ही अच्छा है। लेटर्स फ्रॉम रिलेटिव्स, तस्वीरें, आपके साथ कोई कभी प्रॉब्लम हुई है तो उसकी डिटेल्स, हर चीज, ये आपको केस एक तरह से बताना पड़ता है। और एक और बात ये कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि नहीं है तो आपको कौन सपोर्ट कर रहा है। ऐसा तो नहीं डाउन द रोड आप बीमार होंगे, आपको हॉस्पिटल चाहिए होगा, हॉस्पिटल केयर, लॉन्ग टर्म होम केयर चाहिए,
तो ये सारी चीज़ें जो है ना मद्देनज़र रखते हुए ही मैं केस लेती हूँ और लोगों को मशवरा देती हूँ। और शुरू से आखिर तक जब तक उनका केस हो नहीं जाता, मैं उनके साथ रहती हूँ और उनको गाइड करती हूँ और उनका केस अच्छे से अच्छे तौर पे पेश करने की कोशिश करती हूँ। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया यास्मीन जी। और प्रोग्राम भी जो है हमारा इख्तिताम की तरफ है। अगर कोई और चीज़ अगर आप हमारे देखने वालों के लिए अगर ऐड करना चाहें, तो बिल्कुल बता सकती हैं और अपना नंबर और अपनी वेबसाइट जो है फिर एक बार और बता दीजिए। शुक्रिया आमिर। दरअसल बात ये है कि जब आपको किसी पे भरोसा होता है, जब भी आप उसके पास आते हैं। साज़ो-आवाज़ के हवाले से मैं कहूँगी कि जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत इज़्ज़त से, बहुत रिस्पेक्ट से और बहुत भरोसे से मेरे पास आते हैं। और ये मेरा और साज़ो-आवाज़ का ताल्लुक तकरीबन 20 साल से चल रहा है। 1999 21वाँ साल चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो आप मेरा जाके गूगल रिव्यू चेक कर सकते हैं, जो भी सामान्य नाज़रीन हैं, कि मेरी खिदमत के बारे में, कि मेरी सर्विस कैसी है। और मुझे पता है आरफा इज़ वेरी ओपन कि अगर भई किसी को कोई शिकायत होती थी या होती हो, तो वो फ़ौरन जाके रेडियो पे बता सकते हैं कि हमें यास्मीन ने अच्छी सर्विस नहीं दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग हैं, उन्होंने हमेशा इस चीज़ को सराहा है कि मैंने उनको बहुत उनकी फ़ाइल को अच्छी तरह से हैंडल किया है। जब उन्होंने कॉल किया है, ईमेल भेजी है, मैंने जवाब दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उनका केस मोस्टली मैं चेक करती हूँ कि ये डूएबल है कि नहीं है या इसमें कोई एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। ऐसे मैं हर केस नहीं लेती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि ऐसे ही केस लूँ, जिनको मैं कामयाबी के साथ कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये मेरा शुक्रिया है बहुत-बहुत साज़ो-आवाज़ के प्लेटफ़ॉर्म को और आपको और आरफा को और आपकी पूरी टीम को कि जो मुझे अच्छे क्लाइंट्स रेफ़र करते हैं और जिसकी वजह से मैं इस काबिल हूँ कि आज आके आप लोगों के सामने ये तमाम टिप्स पेश करती हूँ। तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया यास्मीन जी आपका कि आप जो है वो इस तरीके से जो है पूरी कम्युनिटी की जो है वो हेल्प करती हैं, एक तरीके से इमिग्रेशन टिप्स के जो देती हैं, सब कुछ करती हैं। आई होप कि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको जो है उसका फ़ायदा हुआ होगा और वो जो है यास्मीन तैयबी जी से कांटेक्ट करेंगे। इनकी वेबसाइट है canmsolution.ca। आप इस वेबसाइट पर जाकर जो है तमाम डिटेल्स दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल करके भी यास्मीन तैयबी को जो है वो सर्च कर सकते हैं, आपको तमाम डिटेल्स जो है वो उनकी उस पर मिल जाएंगी। यास्मीन तैयबी जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त आज जो है वो ख़त्म की तरफ है, तो आज आपसे जो है वो इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है वो एक और नए टॉपिक के साथ जो है वो इमिग्रेशन टिप्स के प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे आमिर अहमद को और यास्मीन तैयबी को आज इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।